नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है खबरों के पीछे। रात के ठीक 9 बजे हैं और एक नई कहानी लेकर, अपराध की दुनिया की कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आज की कहानी में हम कल की सुनाई गई कहानी से आगे बढ़ेंगे। मतलब ये कि भगवान यादव की हत्या की कहानी सुनाएंगे और उनके साथ कुल 6 लोग मारे गए थे। देखिए, भगवान यादव कौन? 1997 की बात है। 30 अक्टूबर 1997 रात के 8:45 शहर जोगबनी, भारत नेपाल की सीमा पर, भारत के हिस्से में, जिला अररिया, और वह दिन था दीपावली का। पटाखे फूट रहे थे, आतिशबाजियां हो रही थी। देखिए, तब मैं आज अखबार पटना में काम करता था। क्राइम रिपोर्टिंग मेरे जिम्मे थी और आज अखबार में दूसरे अखबारों की तरह दीपावली के दिन छुट्टी नहीं होती थी। दीपावली के अगले दिन छुट्टी होती थी। तो दीपावली के दिन हम दफ्तर में थे और देखिए, यह कहा जाता था रात 10 बजे के बाद दफ्तर में भी पूजा होती थी कि 10 बजे तक काम निपटा लें लोग और इसके बाद अपने अपने घर जा सकते हैं। चूंकि मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था और दीपावली के अगले दिन सिर्फ प्रकाशन के लिए आज अखबार ही प्रकाशन होता था, इसलिए आज अखबार पाठकों को मिलता था, बाकी अखबार बंद रहते थे। तो हमारी ड्यूटी देर तक लगी होती थी। तो रात 10 बजे के करीब करीब हम दफ्तर से निकलने को तैयार ही हुए थे कि चलें अब अपने घर पर पूजा में शामिल होंगे। वहां लोग इंतजार कर रहे थे। तब तक फोन की घंटियां, देखिए, मोबाइल नहीं आया था, पेजर आ गया था। लैंडलाइन की घंटी बजने लगी और पूर्णिया और अररिया से जो आज अखबार के संवाददाता थे, वे कुछ इनपुट्स लेने लगे। जो पहली जानकारी ये आई कि बहुत बड़ी वारदात हो गई है, भगवान यादव को मार दिया गया है। देखिए, भगवान यादव के बारे में पटना में तब बहुत लोग नहीं जानते थे। भारत नेपाल की सीमा पर वह ताकतवर था, तस्करी में शामिल था। 2 अपराधी गिरोहों के बीच लड़ाई थी। जाकिर अनवर बनाम भगवान यादव, दोनों पहले साथी थे। लेकिन खबर नवीस जो स्थानीय पत्रकार थे, वे पटना को अलर्ट कर रहे थे कि बड़ी वारदात हुई है और इसके बाद पूरे शहर में भय और आतंक है और जो पटाखे फूट रहे थे, जो आतिशबाजियां हो रही थी, वह बंद हो गया है और लोग घरों में दुबक गए। इसका मतलब था कि बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया है। मुझे कार्यालय में रुकना पड़ा और फिर मैं लगातार पूर्णिया, अररिया, या यूं कहें कि पटना के पुलिस हेडक्वार्टर के संपर्क में गया। खबर बड़ी थी सचमुच में। देखिए, भगवान यादव, उन्हें तो मारा ही गया था, उनकी जिप्सी पर सवार बाकी लोग भी चालक को छोड़कर सभी खत्म हो गए थे। रात 8:45 बजे का वक्त। मैंने अपनी लाल डायरी के पन्ने को पलटा है। लोगों से मिलने जुलने के बाद भगवान यादव अपनी जिप्सी से घर की ओर जा रहे थे और घर की ओर जाने के रास्ते में स्टेशन बाजार के पास उनका आवास हुआ करता था। तो इसी बीच उनकी जिप्सी को रोका गया, घेरा गया चारों ओर से और फिर गोलियों की बरसात हो गई। 3 लोग तो जिप्सी के भीतर ही मर गए। गोलियों की बरसात इस तरीके से हुई थी, कई प्रकार के हथियारों से हुई थी कि पूछिए मत। तो जो 3 लोग मौके पर मर गए, जिप्सी में ही वे मौत को सिधार गए। उनका नाम था महेश्वरी यादव, अशोक मिश्रा और विजय यादव। और देखिए, भगवान यादव अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। भगवान यादव का बड़ा नाम था, दबदबा था। लड़ाई जरूर जाकिर अनवर के साथ थी, पप्पू देव के साथ थी। हमने आपको बताया ही था कल कि एक बार और पहले उन्हें मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन सेम ट्रैक पैंट में उनका दोस्त भी था, तो उस दिन वह मारा गया, भगवान यादव बच गए थे। तो 3 लोगों की मौत
महेश्वरी यादव, अशोक मिश्रा और विजय यादव की जिप्सी के भीतर ही हो गई। इन्हें भगवान यादव को लेकर जो लोग थे फारबिसगंज रेफरल अस्पताल पहुंचे। रास्ते में ही इन्होंने दम तोड़ दिया था। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और अस्पताल में असरफी यादव की मौत हो गई। जैसे ही भगवान यादव की मौत की खबर शहर में फैली, सब कुछ ठप। देखिए, तब अररिया के डीएम हुआ करते थे एमडी मिश्रा और एसपी थे जगलाल चौधरी। रीढ़ विहीन हम उन्हें मानते थे, ताकतवर नहीं। तब ऐसे ही आरक्षी अधीक्षकों की तैनाती होती थी जिलों में। तो अब यह वारदात किसने की? हम आज अखबार पटना के कार्यालय में, हमारे जो रिपोर्टर्स थे जिला के, अररिया में, पूर्णिया में, वे लगातार इनपुट्स दे रहे थे। तो एसपी जगलाल चौधरी ने पहली जानकारी पत्रकारों को दी कि यह दो गिरोहों की लड़ाई का परिणाम है और इतनी बड़ी वारदात हो जाएगी इसकी उम्मीद हम नहीं किए थे। शहर में चौकसी बढ़ा दी गई है क्योंकि तनाव बढ़ गया है। लेकिन हमलावर कौन है, गोलियां मारने वाले कौन है, यह पता नहीं चल पाया है। हां, यह जरूर दावा किया गया कि जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है वे अब नेपाल में घुस गए। सीमा तो खुली ही हुई है और नेपाल में जब घुस गए, देखिए आपको हम फिर यही बता दें कि कई हफ्तों तक यह पता नहीं चला कि इस वारदात को अंजाम दिया था श्री प्रकाश शुक्ला ने और मोकामा गैंग ने। श्री प्रकाश शुक्ला के साथ सुधीर त्रिपाठी भी था और श्री प्रकाश शुक्ला की कोई रंजिश, कोई पहचान नहीं थी भगवान यादव के साथ। यह तो जो लोकल जो गैंग्स थे, जो विराटनगर में मोकामा गैंग की मदद कर रहा था, उसके कहने पर श्री प्रकाश शुक्ला ने यह लोमहर्षक कांड कर दिया था। तो वारदात हो गई, दुकानें बंद हो गई। अब देखिए 31, चूंकि रात की घटना थी, 31 अक्टूबर को पहली जो खबर आई वह छपने के लिए चली गई। मैं भी घर चला गया। 31 अक्टूबर को अखबार बंद था, लेकिन चैन कहा रिपोर्टर को। तो 31 अक्टूबर को पूर्णिया के सदर अस्पताल में जो चालक दिनेश पांडे बच गया था, उसने वारदात की जानकारी दी। उसने कहा कि देखिए, जब हम सभी घर जा रहे थे जिप्सी से, समर्थक तो थे ही, तो रास्ते में एक व्यक्ति ने जिप्सी को रुकने का इशारा किया और जैसे ही जिप्सी की रफ्तार कम हुई, वहां घात लगाए। इसका मतलब यह कि जो हमलावर थे, शूटर्स थे, उन्हें पता था कि वह अब घर के रास्ते में आएगा। देखिए, दावा यह भी है और हमारी जानकारी यह भी है कि श्री प्रकाश शुक्ला ने राह चलते चलते इस वारदात को अंजाम दिया था। गाड़ी के भीतर से फायरिंग की गई थी। मतलब जिप्सी पर श्री प्रकाश शुक्ला ने अपनी गाड़ी में चलते हुए गोलियों की बरसात कर दी थी। तो दिनेश पांडे ड्राइवर ने कहा कि जैसे ही गाड़ी थोड़ी धीमी हुई, जो घात लगाए अपराधी थे, जो बयान था, बयान और हमारी जानकारी दोनों में डिफरेंसेज है। देखिए, आगे भी कई आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि हम तो कह ही रहे हैं ना कि पहले कई हफ्ते तक पता ही नहीं चला कि श्री प्रकाश शुक्ला और श्री प्रकाश शुक्ला के दूसरे सहयोगी। तो दिनेश पांडे ने कहा कि घात लगाए अपराधियों ने चारों ओर से गोलियों की बरसात कर दी और फिर नेपाल का रास्ता पकड़ लिया। तो देखिए, मौत हो गई भगवान यादव की। रात को ही शव लाया गया जोगबनी में घर पर। दमयंती देवी पत्नी, क्या स्थिति होगी यह आप समझ सकते हैं। 3 छोटे छोटे बच्चे, वह धार मारकर बार बार बेहोश हो रही थी। बाद में दमयंती देवी ने संभाला। आगे आपको पता है, वह रिवॉल्वर खोस कर चलती थी, विधायक भी बनी, 2000 का चुनाव लड़ा, हार गई, लेकिन आगे नरपतगंज से चुनाव जीती बीजेपी के टिकट पर। तो लाश को रात को ही घर ले आया गया। हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए।
31 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख जोगबनी बंद, सुपौल के कई हिस्से बंद, पूर्णिया का कई हिस्सा बंद, पूर्णिया के बनमनखी में, सुपौल के त्रिवेणीगंज में, सुपौल के जदिया बाजार में, और भारत नेपाल की आवाजाही बंद। हजारों गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां प्रवेश करती थी, लेकिन जो नेपाल की ओर वह उधर खड़ी हो गई और जो भारत की ओर वह इधर खड़ी रह गई। इतना कुछ। और आपको बताएं, यह बंद जो था वह स्पॉन्टेनियस था। नेता पहुंच रहे थे, लेकिन किसी ने बंद का आह्वान नहीं किया था, और कई घंटों तक रेल सेवा भी बाधित रही। तो घटना की रात बारात की रात ही सांसद पप्पू यादव, जिनके करीब, सबसे करीब भगवान यादव था, वह पहुंच गए थे। उनका गुस्सा फटा पड़ा था। वे कह रहे थे कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों ने यह हत्या कराई है और गुंडों से हत्या कराई है, सुपारी देकर हत्या कराई है। और पप्पू यादव कह रहे थे, देखिए पप्पू यादव का भी लाम काफ तब बहुत बड़ा हुआ करता था, बहुत बड़े सशस्त्र पहरे में चला करते थे। तब वे दूसरे संस्करण थे और आज 2024 में दूसरे संस्करण है। तो पप्पू यादव ने कहा कि देखिए, जो भगवान यादव के हत्यारे हैं, उन्हें भी तब नहीं पता था, पहले किसी को खबर ही नहीं लगी, किसी प्रकार शुक्ला ने इस बात को अंजाम दिया है। तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यह लड़ाई छेड़ी है वह गलत लड़ाई छेड़ी है और इसे वे अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे। माना यह गया कि पप्पू यादव बदला लेंगे, और वे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर भी बरस रहे थे। उनका कहना था कि भगवान यादव को अपनी जान का खतरा था, सुरक्षा के लिए उन्होंने एसपी और डीएम से कई बार गुहार लगाई थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई, और इसका परिणाम निकला कि आज वे मार दिए गए। पप्पू यादव ने कहा कि हम गृह मंत्री से, देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। और इधर पटना में पुलिस हेडक्वार्टर क्या कह रहा था? पटना में पुलिस हेडक्वार्टर ने कहा कि यह दो अपराधी गिरोहों की लड़ाई है। जाकिर अनवर और भगवान यादव दोनों ही तस्करी में शामिल है। जाकिर अनवर भी बाद में विधायक। तो देखिए 1 नवंबर 2 नवंबर बंद। देखिए जोगबनी में इस सामूहिक हत्याकांड की प्राथमिकी दर्ज हुई, जो हमारी लाल डायरी कहती है। एफआईआर की संख्या थी 79/1997, मतलब 79/1997 आईपीसी की धारा 302, 34, 120B और 27 आर्म्स एक्ट के तहत। और इस प्राथमिकी के आधार पर अररिया में देखिए थानेदार, यह माना गया बाद में डीआईजी आए, आईजी आए कि पुलिस का लूफॉल्स है। तो जो पहले अनुसंधानक बनाए गए उन्हें बाद में बदला गया, एक इंस्पेक्टर को बनाया गया। पहली गिरफ्तारी जो हुई वह नाजिर उर्फ चुंडू की हुई, पेशर सिद्दीकी। और आगे देखिए आपको हम बताएं कि 3 नवंबर भी बंद रहा। दरभंगा के आईजी तब जगबंधु महापात्रा हुआ करते थे। वे बोले आकर, उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया, पूरी जानकारी प्राप्त की और यह दावा किया कि जो हत्यारे हैं वह नेपाल में घुसे हुए हैं। नेपाल के भीतर जाकर ऑपरेशन करना मित्र राष्ट्र है, फिर भी मुश्किल है। तो वे इस बात से आश्चर्य कर रहे थे कि जोगबनी एक छोटा सा शहर है और इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती यहां की गई थी, पुलिस बल उपलब्ध कराया गया था, लेकिन उसे ड्यूटी पर नहीं लगाया गया था। हमने कहा ना, जगलाल चौधरी रीढ़ विहीन एसपी के रूप में जाने जाते थे। जहां रहे, सिवान में रहे, क्या हुआ यह सभी को पता है। तो उन्होंने देखिए इसमें कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की। जगलाल चौधरी एसपी नहीं कहेंगे, देखिए आईजी के निर्देश पर। तो जो एफआईआर दर्ज हुई वहां जोगबनी थाने में, भगवान यादव मृतक के चाचा दीनदयाल यादव ने एफआईआर दर्ज की थी। अब यह नाम तो पता ही नहीं था शिव प्रकाश शुक्ला का, सुधीर त्रिपाठी का, मोकामा गैंग का। तो 16 लोगों के नाम दर्ज किए गए। नंबर 1 जाकिर मियां, दुश्मन भी नंबर 1 था। दूसरा नाम खुर्शीद आलम, तीसरा नाम अनवर राज, चौथा नाम मुबारक मियां, पांचवा नाम डेजी, छठा नाम छोटू, सातवां नाम
नाजिर उर्फ चुंदू, जिसे गिरफ्तार किया गया। 8वां नाम भोला तिवारी। देखिए, भोला तिवारी भी बड़ा नामदार, बड़ा कामदार, और उस दुनिया में, जिस दुनिया में संघर्ष था, भोला तिवारी की भूमिका को लेकर भी जो आगे कुछ हुआ। सुरेंद्र तिवारी, देवन दास और मित्रकांत झा, ये सभी जोगबनी के थे, और ये सभी किसी न किसी तरीके से, आपको पता ही है कि जाकिर अनवर और भगवान यादव पहले दोनों दोस्त थे, लेकिन जब जीआरपी के एक दारोगा की पिटाई के बाद दोनों अलग अलग हुए तो लोगों ने अपना अपना इलाका बांट लिया था। लेकिन बाद में मन में यह आया कि अब इकलौता साम्राज्य होगा, और जब इकलौते साम्राज्य की बात हुई तो किसी एक को तो जाना ही था। भगवान यादव की हत्या हो गई। फिर देखिए, पप्पू देव पहले से भगवान यादव की हत्या के पीछे लगा था। आपको वह कहानी हमने बताई ही थी कि इस हत्याकांड के पहले, जिसमें भगवान यादव मार ही दिए गए, पप्पू देव ने भगवान यादव को मारने की एक और कोशिश की थी, जिसमें भगवान यादव बच गए थे, लेकिन उनका साथी सुधीर वर्मा बेमतलब का, बस इतना, मतलब पहचान का ही संकट हो गया कि दोनों दोस्तों ने मिलकर, सुधीर वर्मा और भगवान यादव ने एक ही तरीके का ट्रैक सूट खरीदा था, दोनों साथ बैठे हुए थे। मुखबिर ने कहा कि इस कुर्सी पर भगवान यादव बैठा है, इस कुर्सी पर सुधीर वर्मा बैठा है, मारना था भगवान यादव को। लेकिन जब तक शूटर्स आते, इसके पहले कुर्सी की अदला बदली हो गई। जिस कुर्सी पर भगवान यादव बैठे थे वहां सुधीर वर्मा बैठ गए, और सुधीर वर्मा वाली कुर्सी पर भगवान यादव बैठ गए। शूटर्स आया, भगवान यादव जिस कुर्सी पर बैठे बताए गए थे उस पर गोलियां चलाई गई। मौत भगवान यादव की नहीं हुई, मौत सुधीर वर्मा की हो गई। तो देखिए, पप्पू देव सहरसा, बूटन सिंह को भी अभियुक्त बनाया गया। टोलबा सिंह, देखिए टोलबा सिंह जो था, टोलबा सिंह और पप्पू देव, देखिए यह बहुत सारे अपराधियों में बहुत ज्यादा सीनियर था। बाद में टोलबा सिंह की हत्या भी श्रीप्रकाश और श्रीप्रकाश के दूसरे साथियों की मदद से पप्पू देव ने ही मुजफ्फरपुर के पास करा दी थी, रेलवे गुमटी के पास। अशोक सिंह, भूषण सिंह, तो इस वारदात को अंजाम देने के बाद जोगबनी में, तस्करों की दुनिया में, जो भारत नेपाल सीमा पर तस्करी का खुला द्वार था, पूरे समीकरण ही बदल गए। और दमयंती देवी ने, पत्नी ने, कुछ महीनों के भीतर अपने को संभालने की कोशिश की, लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ था, इतनी बड़ी घटना हुई थी, आपराधिक वारदात, कि वह कारोबार को नहीं संभाल सकती थी। सबसे पहली चुनौती तो यह थी कि बच्चों को संभाला जाए, 3 छोटे छोटे बच्चे, और जब दिया बुझ जाता है तो साथ चलने वाले कितने लोग रहते हैं। आगे चलकर जो दुश्मन गिरोह थे भगवान यादव के, उनका, चूंकि जो तस्करी की दुनिया में थे वह तो उसी को पूजते जो ताकतवर था, तो भगवान यादव का सफाया हो गया। और देखिए, जो 16 लोग नामजद किए गए, इसके अलावा अन्य अज्ञात भी थे। बाद में मालूम होने लगा कि इसमें कई लोगों की कोई भूमिका ही नहीं थी, और शूटर्स तो श्रीप्रकाश शुक्ला, जिसका कोई वास्ता नहीं, बस विराटनगर जाना था, मोकामा गैंग के जो उस्ताद थे वहां थे, रास्ते में अररिया में या विराटनगर में सुविधा मुहैया करा रहे लोकल, जिसमें पप्पू देव और दूसरों का भी नाम आया, भगवान यादव के बारे में बता दिया कि यह हमारा दुश्मन है। और श्रीप्रकाश शुक्ला तो उस नेचर सिग्नेचर का था ही कि किसी भी वक्त गोली चलाने के लिए और फिर हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जय बजरंगबली का नारा लगाने के लिए, जिस वारदात स्थल पर, पीओ पर, प्लेस ऑफ अकरेंस पर हत्या के बाद जय बजरंगबली का नारा लग जाए, यह माना जाता था कि वहां श्रीप्रकाश शुक्ला था। तो श्रीप्रकाश शुक्ला का खुलासा कई हफ्ते बाद हुआ, लेकिन बिहार की पुलिस के बस की बात ही नहीं थी।
श्री प्रकाश शुक्ला तो फैलता ही रहा। इसके बाद उसने, आपको पता ही है कि 13 जून 1998 को पटना के IGIMS में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री लालू यादव के बेहद करीबी, सूरजभान सिंह के दुश्मन नंबर 1 ब्रिज बिहारी प्रसाद, जो कमांडो घेरे में थे, उन्हें गोलियों से भून दिया था। श्री प्रकाश ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में वीरेंद्र शाही को मारा था, उपेंद्र विक्रम सिंह को मारा था, साक्षी महाराज को निशाने पर लिया था, और साक्षी महाराज को निशाने पर लेने के बाद ही जब यह चर्चा हुई कि मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की भी सुपारी ले ली है, तो STF बनी। अजय राज शर्मा ADG लॉ एंड ऑर्डर मुखिया थे, अरुण कुमार STF के प्रभारी, सत्येंद्र वीर सिंह, राजेश पांडे जैसे जांबाज पदाधिकारी, जिन्होंने फिर 6 महीने का टास्क दिया गया था। 6 महीने के भीतर श्री प्रकाश शुक्ला को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम में मुठभेड़ में मार गिराया गया था। तो बिहार पुलिस इंसाफ नहीं कर पाई, बिहार पुलिस श्री प्रकाश शुक्ला को नहीं पकड़ पाई, भगवान यादव के हत्यारों को नहीं दबोच पाई। हां, जो लोकल गुर्गे थे वे कुछ पकड़े गए, छूटे, मुकदमे में रहे, बरी हुए, फंसे, यह सब होता रहा। तो यह भगवान यादव की कहानी थी। इस कहानी में कुछ नया और आएगा, वह भी आपको हम बताएंगे। तो आज की कहानी को हम यहीं खत्म करते हैं। यदि मेरी कहानी में कहीं आपको कोई त्रुटि दिखाई पड़ी हो, गलती दिखाई पड़ी हो, भूल दिखाई पड़ी हो, दमयंती यादव ने अब अपनी पहचान बना ली है। भगवान यादव की पत्नी ने भाजपा में विधायक बनी, हारी है, लेकिन फिर भी भाजपा के प्रति समर्पित है और बाकी दुनिया से कोई वास्ता नहीं रह गया है। बच्चों की देखरेख और राजनीति, बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, आप समझती हैं 27 साल पुरानी वारदात है। तो यदि कहीं गलती दिखाई पड़ी हो तो बताइएगा। और चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ कल रात ठीक 9 बजे।